वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने एक न्यू सेशन में, क्लास नंबर 5। इससे पहले मैं 4 क्लासेस आपको करवा चुकी हूं। ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स है यूपीपीसीएस सीसैट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हम बेसिकली सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके 2016 से लेकर 2023 तक आपके यूपीपीसीएस के सीसैट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारी मैं आपके इस सीरीज में कंप्लीट करवाऊंगी। ये आपका जो क्लासेस हैं ये आपकी हेल्पफुल रहेंगी यूपीपीसीएस सीसैट के लिए तो रहेंगी ही रहेंगी, साथ ही ये आपके आरओ के लिए बीईओ के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा आपके जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जिसमें सीसैट उनका पार्ट होता है पेपर 2, तो उनमें भी ये क्लासेस आपकी हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करना बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। लेकिन इनकी जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी मैं एक कोर्स डिजाइन कर चुकी हूँ यूपीपीसीएस सीसैट, ठीक है। तो उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको कोर्स मिल जाएगा, राइट। उसमें आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ इन सभी को मैंने वहां पे डीपली अच्छे से बताया है कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 years become thrice on compound interest and how many years it will become 9 times। एक कोई राशि है उस पे चक्रवृद्धि ब्याज से जब वो राशि 3 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो कहता है कि उस राशि को अगर मुझे 9 गुना करना है तो कितने साल लगेंगे। बच्चे ये देखो, फॉर्मूला होता है अमाउंट P प्लस 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। ये n है नंबर ऑफ इयर्स, P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, A जो है वो आपका अमाउंट है इंक्लूडिंग योर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। कहता है ये अमाउंट जो है 3 गुना हो गया है, यानी कि प्रिंसिपल अगर P है तो ये अमाउंट हो गया है 3P। कितने सालों में हुआ है? 3 सालों में, यानी कि 1 प्लस R बाय 100 की पावर हो जाएगा 3, राइट। अब आपसे कहता है मुझे इसी पैसे को, ठीक है, यानी कि अमाउंट मेरा P ही है, प्रिंसिपल अमाउंट है P, इस पैसे को मुझे 9 गुना करना है। अगर बच्चे मैं इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 3 तिया 9 P स्क्वायर, ये P स्क्वायर 1 प्लस R बाय 100 की पावर 3 2 जा 6। अब देखो ये P स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ये अगर 1 था तो ये 9 टाइम्स हो गया। और कितने सालों में हुआ है? 6 इयर्स में। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपके फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पहले ये जो यहाँ पे एक इक्वेशन आपके सामने है इसका एक गुणनखंड है x प्लस 3। दूसरी इक्वेशन है जो आपके सामने उसका गुणनखंड है x माइनस 2। आपसे कहता है कि इन दोनों इक्वेशंस में, ये दोनों आपके सामने स्टेटमेंट दिए हैं, इन दोनों में या तो एक सही है या दूसरा सही है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो बच्चे यहाँ पर बात होती है फैक्टर्स की, तो जब भी बात फैक्टर्स की, फैक्टराइजेशन की होती है और आपको जो दे रखा होता है यानी कि x प्लस 3 ये इसका फैक्टर है, ऐसा ये बता रहा है। अब ये सही है या नहीं है ये हम करेंगे। तो ये कह रहा है कि x प्लस 3 जो है वो इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होगा तो यानी कि ये 0 के बराबर होगा, तो x की जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगी। अब ये अगर -3 होगा बच्चे तो इसमें आप पुट करके देखो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो यानी कि ये इसका फैक्टर है। करके देखो इक्वेशन क्या है, x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। x
x की जगह पे -3 रखना है तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। x की जगह पे -3 रखेंगे तो 3 दिया 9, 9 दूनी 18, और यहाँ पे -3 रखेंगे 3 दिया 9, और यहाँ पे +8, तो ये 27 और 9 36, और ये 18 और 8 26, तो यहाँ पर बच रहा है -10, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होता तो आंसर 0 आता। ठीक, दूसरे में कहता है कि x-2 जो है वो भी एक फैक्टर है, यानी कि x-2 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू जो है वो यानी कि प्लस का 2 है। इस इक्वेशन में पुट करो तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 3 जा 6 प्लस 8 24 और 36। यहाँ पे भी 0 नहीं आ रहा, यानी कि ये भी इसका फैक्टर नहीं है, तो दोनों ही इक्वेशंस गलत है, तो नीदर 1 नॉर 2, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे देखें, नेक्स्ट, इसका सरलतम रूप क्या है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, x² -1, ठीक, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, अपॉन में क्या है x + 1। दूसरी तरफ देखो, x³ -1 अपॉन में x² + x + 1 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे दो तरीके के फॉर्मूले यूज किए गए हैं। पहला a² - b², तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। दूसरा a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + ab + b², ये होता है। ठीक, तो x² - 1 यानी कि a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा x - 1 और हो जाएगा x + 1 अपॉन में x + 1 है। ठीक, प्लस x³ - y का क्यूब, यानी कि a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा, तो x - 1 ब्रैकेट में x² + x + 1 और अपॉन में क्या है x² + x + 1। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, इधर क्या बचा है x - 1 और इधर क्या बचा है x - 1, तो ये हो जाएगा 2x - का 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या x - 1, तो x - 1 तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 भी आएगा आगे। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कहता है समीकरण, यानी कि एक इक्वेशन आपके सामने दी गई है और वो इक्वेशन है 9x² - rx प्लस 81 जो है वो आपका 0 के बराबर है और इसके मूल समान है। राइट, मूल अगर इक्वल हैं तो यानी कि d की वैल्यू 0 है, तो b² - 4ac आपका 0 के बराबर होगा। अब किसी को ये पता ना होगी b² - 4ac क्या है, तो बच्चे जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर करवाया है उसमें मैंने डिटेल से ये सारी चीजें आपको उसमें बताई हैं। ठीक है, देखो 9x² ये है r, और ये तो मैंने लिख ही दिया है, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये b² - 4ac जो है वो आपका 0 है। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर r, यानी कि -r का स्क्वायर। राइट, ये माइनस का 4ac उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। a की वैल्यू क्या है 9,
C की वैल्यू क्या है 81। ठीक, अब बच्चे एक बात समझो कि यहाँ पर ये r स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, r माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये r स्क्वायर मानेंगे इसको, राइट। ये इधर 4 इंटू 9 इंटू 81। अब r का ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका एक लेंगे 2, ये रूट में बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, राइट। यानी कि r की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आएगी, 2 3 4 6 9 54। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट, अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है, योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना और लिखना। ये लॉजिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, जब भी आप किसी तरीके की योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो प्लान को सबसे पहले क्या करते हैं, आप सोचते हैं उसके बारे में। बिना सोचे तो कुछ नहीं होगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोचेंगे। सोचना सबसे पहले होगा। जब सोच लेंगे तब आपकी योजना बनेगी। योजना जो भी बन जाती है उसे आप लिख के देखेंगे कि आपने जो बनाई है, प्लान जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया। लिख लेंगे, उसे दोहराएंगे कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है ना, जैसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग करना। ठीक, अब दोहराने के बाद अगर सही है सब कुछ तो प्रकाशित कर देंगे। ये इसका कंप्लीट यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपका करवा चुकी हूँ पहले किसी क्लास में। चलिए नेक्स्ट, अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। मैं यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। देखो 2 3 5 17 12 8 23 38, राइट। अब देखो बच्चे, यहां पर क्या क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूं, 2 दूनी 4 17 और 4 21 होगा, ये नहीं चल रहा है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं, यानी कि एक नंबर और बढ़ा, 2 3 6 17 और 6 23 हो रहा है। 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करूं, 5 6 30 और 8 38 हो रहा है। तो उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 3 12 12 और 12 24, लेकिन 24 यहाँ पे है नहीं, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो क्या लॉजिक अप्लाई होगा वो देख लेते हैं। देखो 5 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मुझे मिलेगा 7। ठीक, 7 में से 1 कम करने पर 6 मिलेगा, और यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मुझे 6 ही मिलेगा। ठीक, आगे देखो 17 और 8 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 25, 25 में से 1 कम करेंगे तो 24, और इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा 24 आ रहा है। ठीक, अब देखो 23 और 38, 61 माइनस का 1 करूंगी तो 60, राइट। अब यहां पर जो भी नंबर होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, 30 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे 60 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब ये जो क्वेश्चन है आपका कि A एंड B प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, B एंड C प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, C एंड E प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, D एंड E प्ले टेनिस, A एंड C play volleyball and football, A and D play hockey and football, who plays hockey, football and tennis। सेम वही चीज आपको यहाँ पर हिंदी में बताई गई है। तो बच्चे ये क्वेश्चन हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 तरीके के गेम है आपके, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है। तो हम यहाँ पर 3 फिगर बना देंगे तो उससे हम इसको कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना सिखाती हूँ, ठीक है, वो कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला कौन सा गेम है, हॉकी। दूसरा गेम क्या है, फुटबॉल। ठीक, क्रिकेट भी है, राइट। 3 ही नहीं है, बहुत सारे गेम है। तो हॉकी,
ठीक। फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट लिख दिया है तो यहाँ पर वॉलीबॉल बीबी, टेनिस, यहाँ पे टेनिस लिख देती हूँ, वॉलीबॉल लिख दिया, फुटबॉल लिख दिया, हॉकी फुटबॉल लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 गेम दे रखे हैं, लेकिन पूछा ये है कि 3 कौन खेलेगा। चलिए ये करते हैं। कहता है ए और बी जो है वो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी कि ए हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, बी आपका हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चाहे तो मैं इनको रेड से करती हूँ ताकि आपको दिखे आराम से। राइट, इन दोनों के नीचे मैंने ए और बी रख दिए। देखो ये आसान मेथड है, वेन डायग्राम से ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कोर्स में आपको इसको वेन डायग्राम से भी करना सिखाया है। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद बी और सी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो बी क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। फुटबॉल के नीचे तो ऑलरेडी इसको लिखा ही है, लेकिन बी जो है वो क्रिकेट भी खेल रहा है। ठीक है, और सी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहा है। राइट, उसके बाद अच्छा बी यहाँ पर फुटबॉल जो है तो यहाँ पर बी आना था। जैसे यहाँ पर B है वैसे ही यहाँ पर A और B आना था। ऐसे मैंने वो दोनों में A और B कर दिया। इसके बाद C और E जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। तो क्रिकेट में C ऑलरेडी है, वॉलीबॉल में C को रख लो। इसके बाद E है, क्रिकेट भी खेल रहा है और वॉलीबॉल भी खेल रहा है। D और E टेनिस खेलते हैं। अब टेनिस में देखो D भी आ जाएगा, E भी आ जाएगा। इसके बाद A और C वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो फुटबॉल के नीचे तो A भी है, C भी है, ऑलरेडी है। वॉलीबॉल के नीचे देखें तो C है लिखा हुआ लेकिन A नहीं लिखा हुआ, तो A लिख दो। इसके बाद A और D हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। देखो फुटबॉल के नीचे A है, D लिख दो। हॉकी कहाँ है? हॉकी के नीचे A है तो D लिख दो। राइट, अब यहाँ पे पूछा किसके लिए गया है, देखो हॉकी, फुटबॉल और टेनिस, यानी कि ये हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो तीनों में आपको दिख रहा है? देखो ए आपको इन दोनों में दिख रहा है लेकिन टेनिस में नहीं दिख रहा, बी आपको इन दोनों में दिख रहा है लेकिन टेनिस में नहीं दिख रहा, लेकिन डी देखो यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ये आसान मेथड है। वेन डायग्राम से करोगे तो भैया 5 फुटबॉल, 5 आपके गेम्स हैं तो 5 आपको गोल गोल सर्कल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये ज्यादा आसान तरीका है। नेक्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, यहां पर है कृष्णा का घर। ठीक है, 4 डायरेक्शंस होते हैं, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं एक बार आप सबको बता देती हूँ। चलो ये आपका डायरेक्शंस हो गए। राइट, ये मैंने बना दिया डायरेक्शंस। ठीक, ये बन चुकी है, काफी अच्छी बनी है। अब देखो यहाँ पर ये बच्चे आपका पूरब है, इधर इधर आपका पश्चिम है, इधर उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। कहता है कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो यहाँ पे उसका घर है, पूर्व की ओर गया वो कितना? 1 किलोमीटर। इसके बाद वो 1 किलोमीटर उत्तर ऊपर गया, यानी कि उत्तर ऊपर है,
1 किलोमीटर उत्तर, पुनः 2 किलोमीटर पूर्व, 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ, 3 किलोमीटर दक्षिण, यानी कि 1 ये और 2 नीचे, है ना, 1 तो इसके बराबर आ गया, 2 ये नीचे आ गया दक्षिण की ओर, और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो ये 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पर आ गया। ठीक, आपसे कहता है कि उसे अपने घर पहुंचने के लिए अब किस दिशा में चलना चाहिए। तो यहाँ पर पहुंच गया वो, फाइनली घर उसका यहाँ है, तो ऊपर जाएगा, यानी कि उसे कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तर की तरफ जाएगा। और कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, चलिए हो गया। इंग्लिश के क्वेश्चन में आ गए अब हम। इंग्लिश में यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन को फिल करना है, तो करेंगे, करेक्ट प्रेपोजिशन को फिल करेंगे बच्चे। कहता है एट लास्ट ही मेड हिज माइंड टू सपोर्ट अस, उसने अपना इरादा बना लिया, मेड अप हिज माइंड। तो जब भी कोई इरादा बनाते हैं, डिसीजन बना लेते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, तो बच्चे जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं, यहाँ पर तो मेड के साथ अप आता है हमेशा। कुछ प्रेपोजिशंस जो है वो फिक्स होते हैं कि किसके साथ आता है, किसके साथ नहीं आता। तो मेड के साथ यहाँ पे अप आएगा जब हम किसी डिसीजन को बनाने के बारे में बात करेंगे, या हमने ऐसा कोई, ठीक है, मन बना लिया है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो, परमिशन ठीक लिखा है, एम्बिशन ठीक है, सबमिशन ठीक है, एडमिशन गलत है। एडमिशन की बच्चे सही स्पेलिंग होती है, डबल एस आता है, ठीक है। द फ्रेज फायरिंग विक्ट्री स्टैंड्स फॉर, बच्चे फायरिंग विक्ट्री, फायरिंग विक्ट्री मतलब एक ऐसी जीत जो बहुत बड़ी कीमत पे मिली हो, एट वेरी हाई कॉस्ट, विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट। जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये जंग जीतनी है, चाहे कुछ भी कीमत हो, कितने ही सिपाहियों की जान चली जाए, कितना जान माल का नुकसान हो जाए, लेकिन जीत चाहिए। तो इस तरीके की विक्ट्री जिसकी कीमत ज़्यादा चुकाई गई हो, चाहे वो किसी की जान को लेकर हो या कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर हो, जिसकी बहुत बड़ी कीमत हो, तो विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट उसे कहते हैं फायरिंग विक्ट्री। नेक्स्ट कहता है ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन अ डे। ठीक, शेक्सपियर का जितना भी काम है वो एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। हैमलेट भी शेक्सपियर ने ही लिखा है, इसलिए हम हैमलेट को भी एक दिन में नहीं पढ़ सकते, ऐसा ये कह रहा है। अब इसमें निहित तर्क दोष क्या है? दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ पेटिशियो प्रिंसिपी। ठीक है, अब जैसे शेक्सपियर के जो ग्रंथ हैं, कुछ बड़े भी होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, तो हर किताब को एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। हैमलेट भी उन्होंने ही लिखी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हैमलेट को हम एक दिन में ना पढ़ पाए, हो सकता है कुछ लोग पढ़ पाए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, या दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ पेटिशियो प्रिंसिपी। नेक्स्ट, युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। ठीक है, कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ वॉर, एक जो युद्ध होता है उसका मेन जो लक्ष्य होता है इज ड्यूरेबल पीस, राइट। देयरफॉर द सोल्जर्स आर द बेस्ट पीस मेकर्स। दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन। ये इलिसिट जनरलाइजेशन का यहाँ पर एक निहित तर्क दोष है, जिसमें यहाँ पे सबको सामान्यकरण कर दिया गया है। ठीक है, सोल्जर जो होते हैं वो शांति देते हैं, लेकिन जब बच्चे अब युद्ध होता है तो उसमें कई सोल्जर्स की जान भी जाती है, राइट। तो सबको हम यहाँ पे सेम नहीं कर सकते। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बतानी है आपको। फाइंड आउट एन ऑड एक्टिविटी, राइट, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रपोज्ड बाय साइमन। साइमन की पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा रखी है, उसमें जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, सीसैट के कोर्स में ही है वो। इसमें क्या है जो ऑड है, बताइए, ऑड क्या है? इंटेलिजेंसी एक्टिविटी है, डिजाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी या आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। तो आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड कंक्लूजन। तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच में जो मानसिक संयोजन है वो क्या कहलाता है? इन्फेरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इसके साथ हमारी ये क्लास 5 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास नंबर 6 में आपको मिलती है।